नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं अखिलेश आनंद हूं। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की जंग का आज 5वां दिन है और मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध जैसी स्थिति का असर अब सीधे सर्राफा बाजार पर दिखाई देने लगा है। सोने और चांदी के दामों में कभी गिरावट, कभी तेजी देखने को मिल रही है। आज हम इस युद्ध के बीच कई और अहम मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे, तमाम अपडेट्स भी आपको देंगे। खामनेई के लिए होने वाली प्रार्थना सभा टली, ईरान के पवित्र शहर मशहद में होंगे सुपुर्दे खाक। 3 दिनों तक चलेगा सुपुर्दे खाक का यह कार्यक्रम। इमाम रजा की दरगाह के कारण मशहद की वैश्विक पहचान है। मोस्तबा खामनेई बने हैं ईरान के सुप्रीम लीडर। अयातुल्लाह अली खामनेई के बेटे हैं मोस्तबा पर इजराइल के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान भी सामने आया। इजराइल का अगला टारगेट है मोस्तबा। दुनिया भर में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा है, प्रदर्शन हो रहा है। यूएस को ही हमले के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। एक अपडेट यह भी है, मिडिल ईस्ट के कई देश बेवजह झुलस रहे हैं, तो मैसेज ये कि इजराइल, यूएस दोषी हैं। तेल, गैस, सोने चांदी की कीमतों पर असर देखने को मिल रहा है। विश्व के सामने तमाम चुनौतियां नजर आ रही हैं। बहस की शुरुआत करें उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। और बातचीत करने के लिए जो तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनसे मैं आपका परिचय भी करवा दूं। दीपक वोरा साहब हमारे साथ पूर्व राजनयिक के तौर पर मौजूद हैं। रोविंदर सचदेव के पास चलेंगे, फॉरेन एक्सपर्ट हैं आप। रूपा मेहता हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर हैं। इन सभी से हमारी बातचीत होगी। और रूपा जी, पहले आपके पास ही आना चाहूंगा और थोड़ा आप समझाइए दर्शकों को। आज दरअसल हम बहुत ही सरल भाषा में जानकारी देना चाहते हैं दर्शकों को। ये जो उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं सोने चांदी के दामों में, तेल का तो समझ में आता है, लेकिन इसके पीछे की क्या वजह आपको दिखती है? देखिए, जहां तक सोने और चांदी की बात है, जब भी ऐसी कोई स्थिति बनती है, जब भी वार की स्थिति होती है, जब भी कोई युद्ध छिड़ता है, तो निवेशक सबसे पहले सेफ हेवन की तरफ दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। और सोना चांदी में जो डिमांड निकलती है, वो हमेशा आपने देखा होगा, पहले भी जब रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ था, तब भी सोने के अंदर एक तेज उछाल देखने को मिला था। और उससे पहले भी जब भी युद्ध की स्थिति बनी है, तो निवेशक अपना पैसा एक सेफ जगह पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। नहीं, वो आप सही कह रही हैं रूपा मेहता जी। कहा ही जाता है कि दुनिया में जब अस्थिरता होती है, सोना का सीधा संबंध उसी से होता है। सोने की कीमतों में तब उछाल देखने को मिलता है। लेकिन यहां तो हम देख रहे हैं कमी भी आ जा रही है। जैसे सोने का भाव ही थोड़ा गिर गया, चांदी की कीमत में गिरावट आ गई, तो बढ़त और फिर उसके बाद गिरावट। मतलब ये ट्रेंड क्या है, ये मैं समझना चाह रहा हूं। देखिए, अनसर्टेनिटी है बहुत ज्यादा। आप देखिए, मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है और ये इसको आप गिरावट नहीं कह सकते कि बाजार बहुत ज्यादा गिर गए। आप देखिए, लगातार सोना $5000 के ऊपर सस्टेन है। इनफैक्ट $5200 आज हम देख रहे हैं कि $5200 पर कारोबार कर रहा है। तो ये एक रेंज बनी हुई है सोने की, जिसके अंदर ये कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये $5000 के नीचे लुढ़कता है, तब हम कह सकते हैं कि इसमें कोई गिरावट देखने को मिली है। फिलहाल मार्केट जो है वो अपसाइड ट्रेंड में है, उतार चढ़ाव की स्थिति है। ठीक है, भारत जैन जी, आपका क्या इस पर असेसमेंट है, क्या मानना है? अच्छा, वो शायद अपने साथ अभी नहीं जुड़ पाए हैं। मेरे साथ प्रोफेसर अनिल कुमार भी हैं, अर्थशास्त्री हैं आप। थोड़ा समझाइए दर्शकों को, अनिल जी, क्या है इसके पीछे का गणित? देखिए, जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स होती है तो एक अनिश्चितता का माहौल बनता है और उस अनिश्चितता के माहौल की वजह से इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट से, इक्विटी मार्केट से दूर जाता है। उसको दूर जाने के फलस्वरूप वो एक ऐसी एसेट की तलाश में रहता है जो कि सेफ हेवन हो। तो हमेशा से, मतलब पूरी आप हिस्ट्री खोल के देख लीजिए, सोना और चांदी ऐसी एसेट है जो कि हमेशा जो कि सेफ हेवन मानी गई है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, जो आपने उतार चढ़ाव की बात की, वो उतार चढ़ाव क्यों हो रहा है? वो उतार चढ़ाव MCX की वजह से काफ़ी जो स्पेकुलेटर्स हैं और जो हेजर्स हैं वो मार्केट में एक्टिव हो जाते हैं, जबकि वोलेटिलिटी बढ़ती है। तो कभी आप देखेंगे कि मार्केट एकदम से टूट गया, कभी थोड़ा बढ़ गया, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो सोना आज की तारीख में सोना तकरीबन $5300 पर आउंस की रेट पर है। और गोल्डमैन सैच का भी अनुमान है कि सोने का रेट तकरीबन 100 से $130 तक, नहीं सॉरी, वो तकरीबन 6000 तक जाने की उम्मीद है। 6000 पर आउंस डॉलर जाने की उम्मीद है। तो देखिए, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि ये जो वार है कब तक चलता है
अनिश्चितता का माहौल कब तक चलता है, और इस वॉर के अंदर जो कि शुरू यूएस, इजराइल और ईरान से हुआ, उसमें कितने और देश इस वार के लपेटे में आते हैं और कितने दिन तक सप्लाई चेन बाधित रहती है। जितने दिन सप्लाई चेन बाधित रहेगी, अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, स्टॉक मार्केट गिरेगी, क्योंकि पूरा अनिश्चितता का माहौल होगा, कंपनी के मार्जिन। आप जो बात कह रहे हैं सर, उसी को मैं आगे बढ़ाता हूं। रोविंदर सचदेव जी, आपके पास आना चाहूंगा। ये युद्ध होता रुकता हुआ फिलहाल तो दिख नहीं रहा है, तो क्या यही हालात रहेंगे? बाजार की बात की जाए, सराफा बाजार की बात की जाए, चांस तो यही दिखता है कि हालात ऐसे ही रहेंगे। एक नया नॉर्मल बनेगा जिसमें ज्यादा अनसर्टेनिटी, वॉलेटिलिटी रहेगी। देखिए, रुकने को ये वॉर तो अगले 2 दिन में रुक सकती है। अगर ईरान का नेक्स्ट लेयर ऑफ लीडरशिप या इनको मार दिया, अगला लेयर कोई ऐसा लेयर आया जो कि अमेरिका के हाथों बोला ठीक है भाई कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जैसे वेनेजुला ने करा। ट्रंप और अमेरिका का ऑब्जेक्टिव वो है। अगर वो होता है तो 2-3-4 दिन, हफ्ते भर में वॉर रुक भी सकती है। अगर वो नहीं होता है फिर तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऊंचा या नीचा महीनों क्या वर्षों तक चल सकता है। इसमें जो नुकसान होगा, आप ऑयल का ठीक है वॉलेटिलिटी रहेगी, राइट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लग देगी। इन सब के अलावा सबसे बड़ा जो नुकसान होगा मिडिल ईस्ट की अपनी इकोनॉमीज को होगा। यूएई, कतर, बहरीन जो फाइनेंशियल कैपिटल, टेक्नोलॉजी कैपिटल एंड ऑल्सो बाय द वे टूरिज्म के हब बन गए हैं, इनके यहाँ जो एआई के डेटा सेंटर्स हैं वो सबसे बड़े अब टारगेट्स बन गए हैं। अच्छा, स्टारगेट का जो करीब $500 बिलियन का यूएई इंस्टॉल कर रहा है, ये अब सिटिंग डक हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब अमेजॉन, गूगल, ऑरेकल, ओपन एआई की जो इन्वेस्टमेंट्स बड़ी बड़ी आ रही थी, और देखिए ये देश सब अपने को पोस्ट ऑयल इकोनॉमी बनाना चाह रहे हैं, एमिरेट्स भी, सऊदी भी, राइट। तो इनकी ये जो सारे सपने और प्लानिंग है उन पर पानी फिर जाएगा। दैट इज द बिगेस्ट डेंजर आई सी टू द मिडिल ईस्ट इकोनॉमीज। उसके बाद उसका रिपल इफेक्ट क्या होगा बाकी तो और अलग है। बट ये ध्यान दें कि जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, अब स्ट्रेटेजिक एसेट्स केवल यही नहीं रह गए कि इनका एलएनजी का टर्मिनल कतर का उड़ा दिया, अरामको की स्टोरेज उड़ा दी है, प्रोडक्शन उड़ा दी। पूरा का पूरा देश एआई कंप्यूटिंग पे चलता है, सारे फाइनेंशियल नेटवर्क्स आपके जो भी कहो सारा कुछ, इनफैक्ट पूरी वॉर भी जो है इस समय टेक्नोलॉजी नेटवर्क पे चल रही है, कनेक्टिविटी पे, और उसका बैकएंड का है डेटा सेंटर, ठीक है, बड़े बड़े एआई क्लाउड। ओके, तो उनको अब कौन कंपनी वहां 10 बिलियन 20 बिलियन डॉलर लगाएगी आबू धाबी में आज की तारीख में या कल की तारीख में, अगर ये लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा जी, बहुत बड़ा खतरा है इन देशों की ओवरऑल इकोनॉमीज को। ठीक है, दीपक बोहरा साहब भी हमारे साथ अगर मौजूद हो। जी दीपक बोहरा साहब, ये सवाल मेरा अब आपसे है, भारत के संदर्भ में आप क्या देख रहे हैं, कितना असर देख रहे हैं आने वाले दिनों में, खासतौर पर लोगों की जेब के लिहाज से अगर मैं बात करूं? बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल सर, हैप्पी होली। आप मुझे देख पा रहे हैं? जी थैंक, आपको भी होली की बहुत मुबारक हो। मैं अभी हमारे ज्ञानी ध्यानी लोग जो बैठे हैं आपके साथ, उनकी बात सुन रहा था कि गोल्ड पे किसका असर पड़ता है। सर, मैं जब कॉलेज में था 67 to 72, तो मैं रिग्रेशन एनालिसिस जो इकोनॉमिक्स का एक हिस्सा है उसमें स्पेशलाइज करता हूँ। और मैं सर आपको एक मेरी अपनी यादगार है, 78-79 वियतनाम में पोस्टेड था, तो गोल्ड की कीमतें बहुत ऊपर चली गई थी, बहुत जाती। अब हम परेशान हो गए, ये क्या हो रहा है। फिर कुछ लोगों ने कहा अफगानिस्तान में घुस गया सोवियत यूनियन और ईरान में रेवोल्यूशन हो गया, उसके कारण ये हो रहा है, इन्फ्लेशन बड़ी हाई है, ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, ऑयल शॉक आए थे 73 में। मैं जानता नहीं हूँ सर, मैंने अपने प्रोफेसर जो थे, जो जिंदा थे, उस वक्त बोला कि आपने जो मुझे सिखाया था वो तो सब बेकार का था, ये तो कुछ और ही बात हो रही है। मुझे लगता है स्पेक्यूलेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है। कल को अगर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो जाता है सर, मान लीजिए, अभी तो लोग कहते हैं इट्स इम्पॉसिबल, बट हो जाता है, तो क्या गोल्ड प्राइसेस गिर पड़ेंगी सर? आई डोंट नो, और मेरा विश्वास नहीं है कि वो कम होगी। बाकी एक्सप्लेनेशंस हम देते जाएंगे, वो तो मैं भी चैट जीपीटी से पूछ के और विकीपीडिया में देख के बहुत कुछ बता सकता हूँ। बट व्हाट आई एक्सपीरियंस, जो मैंने देखा था वियतनाम में जब मैं पोस्टेड था सर, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इस तरह से कीमतें बढ़ी, स्टेबिलिटी आ गई, सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में घुस गया, जंग चल रहा था, स्टेबिलिटी इन द सेंस कि भाई अब इन्वेडर थे, वो लोग डिफेंडर्स थे, उसके बाद ईरानियन रेवोल्यूशन आया, इराक के साथ जंग, कुछ समझ नहीं आया।
बट नाउ जो मैं देख रहा हूं, ये जो गोल्ड प्राइस राइज है, इसके साथ साथ डॉलर भी कुछ कमजोर हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो लिंक है सर, उसकी बहुत बात करते हैं, पर मैं ये भी देख रहा हूं कि अब लोग डॉलर का प्रयोग कम कर रहे हैं। सो ये कुछ समझना बड़ा मुश्किल है। फाइनली सर, क्योंकि हम ईरान की बात कर रहे थे अभी सर, विल यू गिव मी 30 सेकंड? आई जस्ट वांटेड टू से समथिंग सर। जी बोलिए अपने दिल से। मैं नहीं जानता कि जो आपके पैनलिस्ट बैठे हैं इनमें से कितने अली खमैनी को मिले थे सर। मैं मिला था सर। वो 1981 में भारत आए थे। उस समय मिसेज इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी। हम लोगों ने उनकी कॉल करवाई थी। खमैनी साहब उस समय डिप्टी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस थे। कॉल किया मिसेस गांधी पे और मिसेस गांधी से बोले कि हम आपको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि आपके परिवार ने बहुत कुर्बानी दी है अपने देश के लिए। आप कुर्बानी देते रहिए, हम भी देते रहे। उसके बाद तो आपको पता ही है क्या हुआ। आई जस्ट वांटेड टू मेंशन दिस एज अ पर्सनल एनेक्डोट कि मैंने उनको देखा था, वेरी फाइन चैप। तो आप चले गए बट लेकिन अब जो जंग चल रही है जिसका अंत नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कुर्बानी, सैक्रिफाइस वो तो शिया इथॉस में है, वो लोग करते रहेंगे। और मेरा मानना है कि 1 या 2 महीने के अंदर गोल्ड प्राइसेस फिर नॉर्मल हो जाएंगी। इसका कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन मेरे सामने नहीं है। अच्छा, मतलब कोई तार्किक इसके पीछे आप वजह नहीं देखते हैं। खैर, एक बड़ी खबर आ गई दर्शकों को, जरा मैं बता दूं। ईरान के कुर्दिश इलाके में हमले की खबर मिल रही है। ईरान के सैन्य ठिकानों पर अटैक किया गया है। कुर्दिस्तान में घुस सकते हैं आतंकी, वेस्ट ईरान में घुस सकते हैं आतंकी, इस तरीके की बातें वहां कही जा रही हैं। ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है, अटैक किया गया है। कुर्दिस्तान में आतंकी घुस सकते हैं, इस तरह की भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। वेस्ट ईरान को लेकर भी कुछ अपडेट्स सामने आ रहे हैं। श्याम कुमार जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम कुमार जी, जो मौजूदा हालात है उसको देखकर लगता तो है नहीं कि अभी ये लड़ाई रुकने जा रही है, मतलब बाजार की हालत सुधरेगी, ऐसा नहीं दिख रहा है फिलहाल। धन्यवाद। जय हिंद, सनोवरुणा। देखिए, जब जंग होती है तो सोना तो ऊपर चढ़ता है। सभी को पहले होली की मुबारकबाद दूं। बड़ा अच्छा पैनल है, कई पुराने मित्र और सीनियर्स हैं यहाँ पे जी, और आप सबको धन्यवाद। मेरा वार्शिप यहाँ पे है। मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये जंग जो हो रही है ना, ये लड़ाई, और ये जो सोना है ना मैंने जो पहना हुआ है, तो मैं दोनों को एक बात बड़ी स्क्रीन पे दिखाइए श्याम जी को, जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दर्शकों को समझ में आए। हाँ श्याम जी दिखाइए। ये वारशिप है और ये जंग लड़ रहा है। अभी हॉर्मुज बंद है, इसके कारण सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर रखा है उन्होंने। तो मैं कहना चाहता हूं, जब जंग होती है तो सोना चढ़ता है, लेकिन सोने पे कभी जंग नहीं लगता। ये बात मैं फिर से कहूं आपको, जब जंग होती है तो सोना चढ़ता है, लेकिन सोने पे कभी जंग नहीं चढ़ता। तो आप मान के चलिए, जो हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं वो उसको मान के चलिए। जब ऐसी बात होगी, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रभावित होगी, हॉर्मुज को अफेक्ट किया जाएगा, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस सी फेयर में कम होगा, तो 27 से ज्यादा इंडियन के जो कंटेनर है वो खड़े हैं लंगर डाल के। इंडियन मरीनियर एसोसिएशन ने सरकार से गुहार लगाई है, उनको इंश्योरेंस कंपनी और भाड़ा बढ़ रहा है। 5 दिन का फ्यूल जो वहां से आता था, अब हमारे रेड सी से जाएगा तो 30 दिन लगेंगे, तो खर्चा तो बढ़ेगा। और ये पहले भी हो चुका है, 88 में हो चुका है, इराक ईरान वार में, 2003 में कुवैत अटैक में हो चुका है। देखिए, अनक्लॉस 1982 के हिसाब से कई सारे सिग्नेटरीज हैं और ये स्टेट्स जो है उनको खोलना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। भले ही आपके नॉटिकल माइल आपके टेरिटोरियल वाटर में आता हो, लेकिन पूरा विश्व प्रभावित है। इसके लिए बहरीन में अमेरिका 5th फ्लीट को रखता है और 40 साल से ये काम कर रहा है, कोशिश कर रहा है। नेवल फ्लीट पे सबसे ज्यादा अटैक्स हुए हैं, आपको पता है, क्योंकि वार वहां आने वाली है थोड़े दिनों में। अगर बुट्स ऑन ग्राउंड हो तो आप सुने, कुर्दिस्तान की बात आप कर रहे हैं, वहां पहाड़ है और बुशावर के बाद नीचे जो हमारा जो बंदर अब्बास बेस है ईरान का, उधर प्लेन एरिया है। पिछले साल बड़ी लंबी एम्फीबियस लैंडिंग की थी ईरान ने खुद, अपने आप को रिहर्सल करने के लिए। उनके 17 से ज्यादा एम्फीबियस शिप्स हैं। क्यों खरीदे उन्होंने पता नहीं, हालांकि काफी डिस्ट्रक्शन हो चुका है उनका। तो कुछ ना कुछ होने वाला है, जिसमें अगर वॉर बढ़ेगी तो एरिया फिर से अफेक्टेड होगा। ठीक है, जिस एरिया की बात आप बार बार कर रहे हैं श्याम जी, आप अपनी बात पूरी करिएगा। जरा प्रतीकात्मक तौर पर वो जो हमने तैयार किया है यहाँ पर, उसे भी दर्शकों को जरा दिखाता हूं और समझाता हूं। ये जो आप देखेंगे, आप मेरे सामने जो टेबल है, ये जो मेज आप देख रहे हैं, यहां पर उस पूरे इलाके को हमने दर्शाने का प्रयास किया है। एक प्रतीकात्मक ये चित्रण है, ये आप देखिए। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये जो आप देख रहे हैं ये हिस्सा, ये देखिए, ये सऊदी अरबिया का हिस्सा हो गया। यहां पर आप देख रहे हैं ये इजराइल, यहां पर देखिए लेबनान है, ये टर्की है, इराक, और अब उस तरफ मैं कहूंगा कैमरा पर्सन को दिखाएंगे जरा, वो देखिए वहां पर ईरान है। ये अब आप देख सकते हैं यहां पर ये बहरीन है, कतर है, यूएई है,
यानी ये जो मिडिल ईस्ट का पूरा इलाका है, ये जो आप देख रहे हैं अभी जी न्यूज का जो स्टूडियो है, यहां पर हमने इसे तैयार किया है ताकि थोड़ा हम समझाने का आपको प्रयास करें यहां की जो भौगोलिक स्थिति है। थोड़ा श्याम जी इसके बारे में 2-4 पॉइंट बता दीजिए, क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है मिडिल ईस्ट का ये पूरा हिस्सा कि यहां पर अस्थिरता है तो पूरी दुनिया प्रभावित हो जाएगी? मिस कर रहा हूं मैं, स्टूडियो में मुझे आना था। आपने बहुत अच्छा ज्योग्राफिक प्रेजेंटेशन दिया है, बहुत सही। आपने देखा होगा ओमान जो एक्सक्लेव है, ओमान एक्सक्लेव है और यूएई का भी एरिया है। सदर्न पार्ट जो हॉर्मुज का है वो ओमान के कंट्रोल में है और यूएई का भी जुरिस्डिक्शन बनता है। बड़ा ही कंटेस्टेड एरिया है ये, इस पर हमेशा से लड़ाई रही है। चाहे वो डार्डेनल्स हो, स्टेट ऑफ डार्डेनल्स जो टर्की के अंदर आता है, जहां ब्लैक सी में रास्ता है मेडिटेरियन से, वहां भी कंट्रोल करता है टर्की और यहाँ पे ईरान करता है। लेकिन मुश्किलात आती हैं और अमेरिका ने बिड़ा उठा रखा। आप देख सकते हैं ग्राफिक्स पे जो ओमान दिख रहा है आपका, जो सर्किल दिख रही है छोटी सी, और एक कट दिख रहा है जो जल डबरू मध्य कहते हैं हिंदी में, जिसको हम लोग ये फुल स्क्रीन दिखाइए जरा, ताकि वो जो कह रहे हैं श्याम जी वो समझा सके। श्याम जी बोलते रहेंगे और इसको फुल स्क्रीन दिखाइए थोड़ा। हाँ श्याम जी बोलिए। थोड़ा सा ये स्टेट को ऊपर करिए, आप देख सकते हैं ओमान यहाँ पे, ये आपका दिख रहा है, ये गल्फ का एरिया आपको पूरा दिख रहा है। और ये छोटा सा कट जो है एक्सट्रीम राइट में जो नीचे छोटा सा कट है, ये आपका स्टेट है। और यहां से सारे शिप्स निकलते हैं। 20 किलोमीटर का एरिया और 2 नॉटिकल माइल का इन और 2 नॉटिकल माइल मतलब 4 किलोमीटर में शिप को जाना आना, और बीच में बफर जोन। और इसमें से सारे शिप्स बंद हैं अभी। ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर का एरिया जो देख रहे हैं आप, समुद्री एरिया है, आर्मेनिया, अजरबैजान, और लेफ्ट साइड में आपके जो टैंक खड़ा है उधर इराक का क्षेत्र। ये सब पहाड़ी एरिया है। देखिए यहाँ से लैंडिंग पॉसिबल नहीं है। अब नीचे का जो एरिया है, जो आप जो समुद्र देख रहे हैं अभी, ये है गल्फ का एरिया, अभी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो राइट साइड में जो गल्फ का एरिया है, सऊदी अरबिया का एरिया दिखाया जा रहा है अभी आपको स्क्रीन पे। और ये बहुत बढ़िया डिस्क्राइब कर रहे हैं सर आप, और वाकई में स्टूडियो में आप होते बड़ा अच्छा लगता है, आप इसको बेहतर तरीके से दर्शकों को समझा देते हैं यहाँ की भौगोलिक स्थिति को भी। लेकिन डीके पांडे साहब, आप भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आपका इसको लेकर क्या असेसमेंट है? आपको क्या लग रहा है कि चीजें बेहतर हो रही हैं? आने वाले दिनों में लोग उम्मीद करें कि शायद उन्हें राहत मिले, क्योंकि जैसे जैसे ये लड़ाई बढ़ती जाएगी, दिन गुजरता जाएगा, अर्थव्यवस्था पर तो इसकी बुरी मार पड़नी ही है। कि बहुत सिंपल सा प्राथमिक प्राइमरी रूल है कि डिमांड और सप्लाई चेन, ये सब डिमांड और सप्लाई के जो बीच में संबंध है वो कब बाधित होता है, उसके हिसाब से सब चीजें ऊपर नीचे होती हैं। और हम देख रहे हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं, कि वो जब बाधित हुआ तो निश्चित रूप से ऑयल जो ब्रेंट क्रूड है और 10% उसमें इंक्रीज लगभग ऑब्जर्व किया गया। सिमिलरली इसके साथ जो जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वो उसका बेसिकली एलिमेंट ये है कि अमेरिका, इजराइल और जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, जो उनका समूह है, इनको एक ग्रुप में रख रखिए, और उनके खिलाफ जो है ईरान, और तो इनके बीच में जो संबंध हैं वो इतने ज्यादा इस समय अग्रेसिव हो चुके हैं कि वहां पर एक समान परिस्थिति का होना लगभग बहुत दूर की बात लग रही है। जब ऐसे हालात होते हैं तो लोगों के सेंटीमेंट भी प्रभावित होते हैं। हम देख रहे हैं कि जो आपाधापी और भागदौड़ी का जो है माहौल बना हुआ है। ऐसे हालात में लोग जो है, ये बहुधा पाया गया, प्रैक्टिस सही है कि लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं, सिल्वर की तरफ भागते हैं। तो हमने देखा कि गोल्ड को ज्यादा अहमियत दी जाती है, और 5 से 6% जो है, अभी आपको जिक्र किया कि 52, 53 $5400 है और वो 6000 तक जाने की उम्मीद है, वो बिल्कुल सही अनुमान है। और सिल्वर में भी जो है वो, क्योंकि जब अगर सोना भाग रहा है तो सिल्वर इसको फॉलो करता है, ऐसी कहा जाता है। तो जो हाई वॉलेटिलिटी है वो रिस्क ऑफ सेंटिमेंट की वजह से है। ये इक्वेशन बड़ी क्लियर है। जब जब लगा कि स्थिति सामान्य होने के करीब है, रेट जो है थोड़ा कम हुए, जब लगा कि सामान्य स्थिति और विभत्स हो रही है तो वो बढ़ते रहेंगे। लेकिन अभी हम जो है ऊपर विभत्सता की ऊंचाइयों की तरफ जा रहे हैं, तो रेट अभी बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, जब ईरान के लगेंगे कि एसेट्स कम होने वाले हैं, रिसोर्सेज कम होने वाले हैं, उसकी वॉर वेजिंग कैपेबिलिटी जो है थोड़ी इंपेयर हो गई, तो शायद कुछ सुधार हो। मजेदार चीज ये है कि थोड़े दिन बाद जो है भारत में एक त्योहारों का मौसम आएगा, उसके बाद फिर सेंटीमेंट स्ट्रांग हो जाएंगे और सोना फिर ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसा कि ये क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सोने और गोल्ड में विश्वास रखता रही हूँ, क्योंकि जो मित्र होते हैं वो सबसे बड़ा सोना धन कहे जाते हैं। तो उनको सब देखते हुए निश्चित रूप से वोलेटाइल एनवायरनमेंट है, लेकिन जो विश्व वर्ल्ड ऑर्डर है, जब तक ये स्टेबल नहीं होगा तो इनके अंदर हम नहीं पाएंगे। ठीक है, इसको भी थोड़ा और करीब से आपसे मैं समझूंगा आगे, लेकिन जंग से ही जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है, एक बड़ा अपडेट ये है, ईरान दूतावास ने, मुंबई ईरान दूतावास ने एक बड़ा दावा किया है, मोस्तफा नहीं होंगे अगले सुप्रीम लीडर। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स में नहीं हुआ है चयन, ये खबर निकलकर वहां से सामने आ रही है। दीपक बोहरा साहब, थोड़ा आप समझाएंगे दर्शकों को इसका क्या मतलब हम निकाल सकते हैं अभी?
मेरा जो मानना है सर कि यहाँ पे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स 88 इसके सदस्य हैं। जब इनकी मीटिंग हो रही थी, इजराइल ने उसी बिल्डिंग को ठोक दिया था। पता नहीं इनमें से कितने जीवित हैं या कितने मार दिए गए, क्योंकि सच्चाई तो वहाँ से आती नहीं। जंग होता है तो सबसे पहले मौत होती है सच्चाई की। लेकिन अगर ये नहीं बनेगा सुप्रीम लीडर, तो ये एक मेरे मानने में सर, अगर ये सही है कि वो नहीं बनेगा, इसका मतलब यह है कि एक संदेशा दिया जा रहा है कि हम परिवर्तन के लिए तैयार हैं। जैसा बहुत साल पहले, 150 साल पहले वो फ्रेंच दार्शनिक जॉन बैप्टिस्ट लकार ने कहा था, जितना बदलता है उतना वही रहता है। लेकिन इस बार शायद ये संदेश भेज रहे हैं कि भाई जो रेडिकल थे, इस्लामिस्ट थे, उनके साथ अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब कोई मॉडरेट रेजिम आएगी तो अब हमें ठोकना बंद करिए और कुछ देखिए क्या हो सकता है। मेरा मानना ये सिग्नल है कि हम जो कट्टर जो इस्लाम था, जिसके लिए अली खमैनी साहब बाद में जाने जाते लेटर ईयर्स में, शायद उससे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हम मॉडरेट हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आज हम जो डिबेट कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो सोने चांदी की कीमतों के संदर्भ में भी बातचीत हो रही है। भारत जैन जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप ज्वेलरी एक्सपर्ट हैं। भारत जैन जी, एक सवाल जो मैं आज बहस के शुरू में भी पूछ रहा था, जब हम लोगों ने बातचीत शुरू की थी, कि कीमतें बढ़ती हैं, ये तो सर्वविदित तथ्य है कि अगर अस्थिरता होगी तो सोना जो है वो भागता है। लेकिन अभी एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि कीमत बढ़ भी रही है, कभी कभी घट भी जा रही है। इसको कैसे समझा जाए? अखिलेश जी, जो ये अस्थिरता आई हुई है युद्ध के कारण, जिससे कि हमारा बिजनेस इफेक्ट हो रखा है, एमसीएक्स और क्रूड हम जो देख रहे हैं, उसके कारण ये जो उतार चढ़ाव बाजार में आया हुआ है, इसके कारण से कभी आप देखेंगे कि जैसे युद्ध शुरू हुआ, उसकी खबर से निवेशक चिंताजनक हो जाता है और सोने का चांदी का भाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बट जैसे ही कुछ अगली खबर आती है कि शांति तो हमें इसमें दिख नहीं रही युद्ध में, बट इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, जिससे कि हमारा क्रूड और ऑयल के साथ हमारा गोल्ड और सिल्वर इफेक्ट हो जाता है, जिसके कारण आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अगर ये युद्ध बढ़ता रहा तो आपको सोने चांदी में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, बट लॉन्ग टर्म में इस साल के आखिर तक आपको सोना चांदी बहुत तेज दिखेगा। हमें जो लग रहा है, सोने का भाव लगभग 2 लाख रुपए के करीब जा सकता है और चांदी का भाव लगभग 5 लाख रुपए के करीब आपको देखने को मिलेगा। और रोबिंदर जी, तेल की कीमतें तो फिर भागती ही चली जाएंगी अगर इसी तरीके के हालात रहे तो। वहां से भी मार पड़ सकती है लोगों पर। देखिए, वोलेटिलिटी तो लगातार है, ये तो रहेगी। देखिए, सोना चांदी दोनों बढ़ रहा है। कल भी आपके चैनल से हमने ये बात की थी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं। अगर हमारे भारत की बात करें तो फिलहाल जैसा हमने कहा है, हमारे पास 15-20 दिनों का तो हमारे रिफाइनरीज में और जो टैंकर इन रूट हैं उनके पास तेल है, और इसके साथ साथ हमारे जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है हमारे पास, वो भी है। तो ऑयल शॉक भारत के लिए नहीं है, ये अच्छी खुशखबरी तो है। लेकिन जब ये लेकिन नहीं, भारत के लिए सर श्याम जी, भारत के लिए आप कह रहे हैं कि तात्कालिक तौर पर नहीं है, लेकिन अगर ये लंबा युद्ध खिंच गया तब तो असर आ जाएगा उसका। 100%। हमारी प्रॉब्लम आएगी 40%, 50% हमारा गैस कतार से आ रहा है, और गैस की जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो 1 साल के होते हैं, लंबे होते हैं, वो तरह चेंज नहीं किए जा सकते। हम वेस्ट अफ्रीका से, हम वेनेजुएला से, हम रशिया से, हम अमेरिका से भी फ्यूल ले सकते हैं। हमारा टाइमिंग बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगी, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ेगा, जिसके ऊपर सरकार लगातार ध्यान दे रही है। सीसीएस की मीटिंग में इस पर डिस्कशन हुई है भारत में कि हम कैसे इसको झेलेंगे, लेकिन 45 दिनों तक हम वो झेल सकते हैं। लेकिन जब रसोई में दिक्कतें आएंगी, जब तेल में दिक्कतें आएंगी, जब कारें नहीं चलेंगी, जब इंडस्ट्रीज नहीं चलेंगी, तो उसका इफेक्ट होगा। सोना साख का प्रतीक है। किसी भी देश का सोना जो होता है साख होती है उसकी, और गोल्ड रिजर्व के हिसाब से ही हम मुद्रा की एक्सचेंज करते हैं, तो सोने का दाम तो बढ़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि कंटेनमेंट होगी। अमेरिका के लिए चैलेंज है, मिडिल ईस्ट को रिटेलिएशन नहीं करने दे रहा, वो खुद लड़ रहा है। डिप्लोमेटिक विन मैं मानता हूं अमेरिका की, जो बहुत बड़ी बात है। सारे राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रेसिडेंट टर्म लगे हुए हैं और इजराइल अपना काम करता जा रहा है। तो जब तक ईरान में रिजीम चेंज का माहौल नहीं बनेगा, जो हमारे दीपक बोहरा जी कह रहे थे, वो बहुत जरूरी है कि उस तरह का माहौल हो। अब ऐसे में जो लोग शेयर बाजार वगैरह में लगाते हैं पैसा, वो तो फिर तो चिंतित ही रह जाएंगे। रूपा मेहता जी, आप मार्केट और कमोडिटी एक्सपर्ट हैं, मतलब बाजार के दिन सुधरते हुए नहीं दिख रहे हैं, वहां पर अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं फिलहाल। देखिए, बिल्कुल। और जहां तक सोने की बात थी, मैं ये बताना चाहूंगी यहाँ पर कि युद्ध जो ये छिड़ा है, हमने उससे पहले भी सोने में तेजी आते हुए देखी है। केवल युद्ध एक फैक्टर है जिसकी वजह से सोने की कीमतों को सपोर्ट मिला है। देखिए, बहुत सारे फैक्टर है जो सोने के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे कि अमेरिका की ब्याज दरों का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। डॉलर में मजबूती आएगी तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, महंगाई का इम्पैक्ट पड़ता है,
और अगला जो फैक्टर है सेंट्रल बैंक की तरफ से कितनी खरीदारी की जाती है, उसका भी इम्पैक्ट गोल्ड के ऊपर पड़ता है। तो गोल्ड कॉन्टिन्यूशन में हमने पहले भी इसको $52-5300 जाते हुए देखा है, लेकिन युद्ध की वजह से इसको थोड़ी सी प्राइसेस को एक और बूम मिला है, हम ये कह सकते हैं। और अगर देखिए युद्ध की स्थिति अगर थमती है या कुछ भी इसमें खबर निकल कर आती है कि आगे स्थितियां सामान्य हो सकती है, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत करेक्शन जरूर आ सकता है। लेकिन अभी का जो फंडामेंटल सिनेरियो है, आप सारी चीजों को देखिए, सारे फैक्टर्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सोने में कहीं पर भी नहीं लग रहा कि यहाँ से कोई बहुत बड़ी करेक्शन की उम्मीद है। करेक्शन की उम्मीद नहीं है। जी जी, ठीक है। तो मतलब बड़ी बात यह कि करेक्शन की फिलहाल उम्मीद ना करें लोग। एक बड़ी खबर आ गई है, नॉर्दर्न इजराइल में सायरन से अलर्ट। जी हां, लेबनान बॉर्डर के पास अलर्ट जारी किया गया है। हमले को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है लेबनान बॉर्डर के पास से। अभी की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, नॉर्दर्न इजराइल में सायरन से अलर्ट जारी किया गया है। यह हिस्सा भी हम आपको दिखा रहे हैं कहां पर अलर्ट जारी किया गया है। इस मानचित्र के जरिए वो हिस्सा हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे। डीके पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। डीके पांडे जी, इसका क्या अर्थ निकाला जाए? इजराइल इस बार पिछले दिनों की तुलना में, पिछली जो लड़ाइयां लड़ी हैं इजराइल ने, उसकी तुलना में इस बार ज्यादा घिरता हुआ दिख रहा है। देखिए, ये कहना कि गिरना अभी तो बहुत प्रीमेच्योर होगा ये कमेंट कहना, लेकिन निश्चित रूप से चुनौतियां इजराइल के लिए बढ़ी हैं। जो जून 2025 में 12 दिन का लड़ाई हुई, इसमें से ईरान ने बहुत सबक सीखा है और टेक्नोलॉजिकली अपने को सुधारा है। जहां जहां उसके गैप से ऑफेंसिव पोस्टरिंग में और ऑफेंसिव ऑपरेशंस में, वहां पर उसको एड्रेस किया है। अब देखिए, कई ऐसे हथियारों का प्रयोग किया जा रहा है जो कि पिछले लड़ाई में नहीं थे। और तो ये साफ जाहिर होता है कि रशिया और चाइना का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा उनके साथ, और युद्ध शुरू होने के लगभग नहीं, तो क्या इजराइल को यह आशंका रही होगी कि इस तरीके का इतना बड़ा वहां से हमला हो सकता है, पलटवार हो सकता है? इजराइल अमेरिका दोनों को इस प्रकार की अनुमान नहीं था। वो सोच रहे थे कि पिछला जो इतिहास है उसके हिसाब से ईरान जो है सक्षम नहीं है, लेकिन वही मैं सवाल में पूछ रहा था आपसे सर। हाँ, तो ये बिल्कुल सही बात है कि क्योंकि अब देखिए, अमेरिका के F-35, 3 F-15, उनका AN/FPS 132, AN/TPY-2 रडार्स, 3 TPY-3 जो कि पैट्रियट के एक्विजिशन रडार्स हैं, उनको जो है डिस्ट्रॉय करने में कामयाब रहा। तो ये इतना आसान नहीं था। साथ में जो उनकी कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसको जाम करना, तो साइबर एलिमेंट में भी बहुत जो है स्ट्रेंथ पाई है। रॉबस्ट सिस्टम बनाया है चाइना ने, और चाइना की मदद से ईरान ने। तो ये जब तक उनके पास ये रिसोर्सेज हैं तब तक लड़ाई जारी रहेगी। जब से रिसोर्सेज कम, क्योंकि लंबे युद्ध के लिए जरूरत होती है। हमने रशिया यूक्रेन वॉर का देख रहे हैं कि किस प्रकार से जेलेंस्की देश जगह जगह जाकर घूमते थे कि मुझे बारूद दो, मुझे एयर डिफेंस सिस्टम दो। वैसे ही हालत ईरान की हो जाएगी लगभग मैक्सिमम एक हफ्ता, जो मेरा अनुमान है, क्योंकि अभी सप्लाई चेन तो आपने बाधित कर रखी है, और साथ में पूरा वर्ल्ड उस क्षेत्र के अंदर फोकस लगाए बैठा है। सारी सैटेलाइट और ISI। ठीक है, रोबिंदर सचदेव जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, कुछ दिक्कत आ गई थी ऑडियो में, तो अपनी बात पूरी कर लें। और जो कह रहे हैं पांडे सर, इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, आप सहमत हैं? थैंक यू। यस, मैं जो कह रहा था, बात हो रही थी क्रूड ऑयल की। मैं कह रहा था कि गैस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, शायद आपने उस पर डिस्कस कर लिया होगा। परंतु बात यह, देखिए, गैस के चलते जो कीमतें बढ़ती हैं, गैस बहुत बड़ा इनपुट है फर्टिलाइजर में, और फर्टिलाइजर तो ऑफ कोर्स इनपुट है हमारी क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए। तो इस क्राइसिस के चलते तेल की कीमतें तो बढ़ रही है, ठीक है, उसे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है, काफ़ी कुछ और चीज़ें बढ़ रही है। याद रखिए कि फूड की कीमतें भी बढ़ेंगी, क्योंकि फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ेगी जी इनपुट कॉस्ट में। और ऑफ कोर्स उसके बाद जब आपका अनाज पैदा हो गया, तो उस अनाज को आप जब ट्रांसपोर्ट करोगे, तो क्योंकि डीजल महंगा है तो वो भी है, तो फूड की कीमतों पर भी डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। अब जहां तक पांडे सर बात कह रहे थे, आई एम सॉरी, मैं पूरी सुन नहीं पाया, पूरी क्या, मैं थोड़ी भी नहीं, ज्यादा सुन पाया, पर मेरे ख्याल से बात हो रही थी इरेनियन टेक्नोलॉजी की, या कितना लंबा जंग चलेगी। आई थिंक बॉटम लाइन हम घूम फिर के उसी बात पे आ रहे हैं। शायद आप पूछ रहे थे कि ये जंग कितना चलेगी, मेरा अंदाज वही है, जैसे आई थिंक और कोलीग्स ने भी कहा, होने को ये 4-5 दिन में भी रुक सकती है, अगर कोई कोट एंड कोट ऐसा लीडर आ जाए ईरान में, या एक लेयर। देखिए, ट्रंप बेसिकली इसको एक तरह का वेनेजुएला मॉडल रिपीट करना चाह रहे हैं। उन्होंने वेनेजुएला में क्या करा, मदुरो को किडनैप करके 1 घंटे बाद अमेरिकन कमांड सेंट्रल फ्लोरिडा से फोन किया गया डेल्सी रोड्रिगेज को, वाइस प्रेसिडेंट को, कि आप 15 मिनट में, स्पीकर फोन पे उन्हें बोला गया, और उनको और उनके डिफेंस मिनिस्टर को आप इकट्ठे आइए, और बोला 15 मिनट के अंदर आप बोलो यस और नो, हमसे कोऑपरेट करोगे, नहीं तो 16वें मिनट में आपके ऊपर बॉम्ब गिरने वाला है। तो वो इसी तरह का
तो ठीक है, रॉड्रिगेज किसी अपने एंगल से उनको समझा, वो मान गए। तो ट्रंप यही ढूंढ रहे हैं ईरान में कि किसी रेजिम के अंदर से कोई ऐसा हो जो एग्री कर जाए, हाँ हम मोटा मोटा आपसे एग्री करते हैं, वायलेंस रुका या वॉर रुकी और अब आगे ऐसा होगा। प्रॉब्लम ये हो रही है कि फिलहाल अभी तक ऐसा कोई इनको ओपनिंग नहीं मिल रही है फिलहाल। ठीक है, अच्छा हमने स्टूडियो में जो व्यवस्था की है सर, थोड़ा वो चित्रण एक बार फिर से हम दर्शकों को दिखाएंगे भी, और उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा दीपक बोहरा साहब। तब तक हम ये तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा दीपक बोहरा साहब इस चीज को समझा देंगे। लेकिन उस बीच एक सवाल का जवाब अनिल जी आप दे दीजिए, आप अर्थशास्त्री हैं, क्या आपको भी लगता है कि हर तरफ उसका असर देखने को मिलेगा इस युद्ध का, इस लड़ाई का, या सीमित असर ही होगा? देखिए, ये लड़ाई मेरे को लगता है बहुत व्यापक रूप लेती हुई जा रही है, और कितने दिन तक चलेगी कोई अनुमान लगाना इसका बड़ा मुश्किल काम है। जहां तक भारत की बात है, हमारे पास केवल 50 दिन का ऑयल का स्टॉक है, उसमें 25 दिन का क्रूड ऑयल का और 25 दिन का पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का हमारे पास स्टॉक है। उसके अलावा हमारी सरकार भी सोच रही है कोई और रूट से तेल आ सके, हम इंपोर्ट कर सकें, जिससे कि 50 दिन के बाद क्या होने वाला अभी कोई नहीं कह सकता। दूसरी बात, इन सब के चलते इन्वेस्टमेंट तो आने से रहा। जो भारत में ट्रेड डील्स दूसरे देशों के साथ, यूरोप के साथ, यूके के साथ, यूएस के साथ चल रही थी, उन सबको एक ब्रेक लग गया। तीसरी बात, स्टॉक मार्केट एक दिन में देखिए 11 लाख करोड़ का पूरा स्टॉक मार्केट उड़ गया। ये वॉर का असर था। और अगर चलता रहा, क्रूड प्राइस भी अभी होल्ड पर है भारत में, क्रूड प्राइस भी बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन में महंगाई भी बढ़ेगी, और जो भारतीय रुपया है उसमें भी आप गिरावट देख सकते हैं, क्योंकि बाहर से आने वाला इन्वेस्टमेंट जी ठीक है सर, आप पानी पी लीजिए, मैं तब तक दीपक बोहरा साहब के पास आ जाता हूं। और ये जो हम प्रतीकात्मक चित्रण यहां पर कर रहे हैं स्टूडियो में, जी न्यूज़ के स्टूडियो में जो हमने व्यवस्था की है, वो जरा एक बार दिखाते हैं दर्शकों को, जरा फुल स्क्रीन दिखाइए। और दीपक सर, क्या थोड़ा दर्शकों को आप समझाएंगे ये पूरा जो हिस्सा है इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में भी, और जो मैं पहले भी सवाल पूछ रहा था, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है कि यहां पर अगर अस्थिरता आ जाए तो पूरी दुनिया पर इसका इंपैक्ट आता है? दीपक सर, कितनी मजेदार, कितना होशियार प्रश्न। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सर बिल्कुल। कैन यू हियर मी? यस यस सर, प्लीज। इतना अहम प्रश्न पूछा है कि मिडिल ईस्ट में कोई पंगा होता है तो पूरी दुनिया पर असर पड़ता है, साउथ अफ्रीका में होता है तो दुनिया पर असर उसका नहीं पड़ता है। सर, मेरे को एक सस्पिशन है, मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, क्षमा कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब कंट्रोल करना चाहते हैं पूरी जो गैस वहां से आती है मिडिल ईस्ट से, और तेल अगर उनके कंट्रोल में आ गया, जैसे वेनेजुएला का तेल आ गया था, इराक का तेल आ गया था, तो फिर वो ट्रेड डील्स करेंगे आपके साथ और मेरे साथ, और बोलेंगे देखिए मैं आपको गैस और तेल दूंगा और उसके बदले में आप अमेरिकन प्रोडक्ट्स को जीरो ड्यूटी वगैरह कर, वो उसकी ट्रेड डील्स में उसको बहुत फायदा होगा आने वाले समय में। लेकिन मिडिल ईस्ट की जियोग्राफिकल लोकेशन, जिसे हम जियो पॉलिटिकल कहते हैं, जियो इकोनॉमिक्स कहते हैं, मैं जियो डिप्लोमेसी कहता हूं, जहां पर उसको मिडिल ईस्ट इसलिए कहते हैं सर कि पहले जब ब्रिटेन का राज था और एक फार ईस्ट था, जापान और चाइना, तो ये बीच में आता है, इसको मिडिल ईस्ट तभी कहते हैं। इसकी बहुत अहमियत है क्योंकि बहुत सा व्यापार यहां से जाता है, पानी इधर से जो है, वाटरवेज इधर से है, सुएज कनाल इधर से है, हॉर्मुज की बात हो रही वो इधर से है। तो ये चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे, मेरा मानना है कि अब अमेरिका, लैटिन अमेरिका को तो उसने नपुंसक बना दिया है, अब इस एरिया को भी पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहेगा, क्योंकि ईरान ने जो हमला किया है, जो फैमिली स्टेट्स हैं जहां पर राजा है, फिर उसका बेटा आता है, फिर उसका पोता आता है, फिर पड़पोता, वो सब अभी तक अमेरिका के ऊपर डिपेंड करते थे सिक्योरिटी के लिए, अब और भी डिपेंड करेंगे और अमेरिका इसका पूरा फायदा उठाएगा। तो आपने जो एक बात कही सर, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि यहां का जो व्यापार है, इस इलाके की बात आप जब कह रहे थे, तो श्याम जी यही तो इस इलाके की फिर दिक्कत भी है, जो यहां का ये व्यापार है, इस पर सबकी नजर होती है, दुनिया के तमाम जो दादा हैं उनकी नजर होती है, और यही मुसीबत बन जाती है फिर यहां के लोगों के लिए। बहुत सुंदर आपका ये जो जोग्राफिकल लोकेशन है, आप फिर से जरा डालें एक बार, बड़ा मजेदार लग रहा है मुझे। दिखाइए थोड़ा सा, वो बता, श्याम जी बताना चाह रहे, दिखाइए जरा इसे, दिखाइए एक बार फिर से, ये जी न्यूज़ के स्टूडियो में मजेदार है। हाँ दिखाइए इसको। जी जी जी, हाँ। इसको हम फिर से देखें एक बार और ओरिएंटेशन हो जाएगी दर्शकों को बड़े अच्छे से। देखिए हाँ। अभी आप जो देख रहे हो ये है हमारा गल्फ रीजन, जो पानी देख रहे हैं आप, ये हमारा गल्फ रीजन है।
और इसके नीचे का एरिया आप देख सकते हो, वहां पे बहरीन, कतार, यूएई सभी वो पानी के नीचे है। और जो मुहाना है उसका राइट साइड में नॉर्थ ईस्ट में देखिए आप, जो वो छोटा था वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये रेड सी का इलाका, ये देखिए आप रेड सी का इलाका, और ये सऊदी अरबिया देखिए आप, ये पूरा अरबिया का इलाका है, कतार, बहरीन, ये गल्फ का एरिया पूरा। और एंड में कुवैत है इसके, जहां पे पानी खत्म होता है वेस्ट में वो कुवैत है, और उसके ऊपर ईरान है। ईरान में पूरा पहाड़ है, इसलिए अटैक करना मुश्किल है इस तरफ से लैंड ऑन ग्राउंड। हाँ, बुसार है वहां पे, और बंदर अब्बास, ये देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये छोटा सा 20 किलोमीटर का, उसके नीचे ओमान, यूएई, ओमान का छोटा सा पार्ट एक्सक्लेव जो है वो मुहाने पर है, उसका जो है मस्जिदम जो और हॉर्मुज और कसाम आइलैंड जो है उनके। ये देखिए इजराइल, पोर्ट ऑफ एलियट, ये स्वेज कनाल लेफ्ट साइड में पतला सा जो मेडिटेरेनियन में जा रहा है, ये स्वेज कनाल, और ये मिस्र है, और ये पत्ता रास्ता जो ऊपर जा रहा है पोर्ट ऑफ एलियट, इसके लास्ट में इजराइल थोड़ा नीचे दिखा दिया गया है, इजराइल थोड़ा सा ऊपर है। अच्छा। थोड़ा सा ये पतला रास्ता जो जा रहा है पानी का, इजराइल के पीछे जो लिखा हुआ है ये है पोर्ट ऑफ एलियट, और उसके ऊपर है मेडिटेरियन जहां जेराल्ड फोर्ट खड़ा है। आगे आप आइलैंड देख सकते हैं साइप्रस का भी, तो ये इजराइल का इलाका आप इधर देख सकते हैं। तो बड़े अच्छे से आपने बनाया है, बहुत ही शानदार, पहाड़ियां दिख रही हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशंस दिख रहा है, टेरेन दिख रहा है, और लैंडिंग की जगहें दिख रही हैं। बहुत धन्यवाद श्याम जी, किसी प्रोफेसर की तरह आपने इतने डिटेल में ये सारी चीजें समझा दी, बहुत अच्छे तरीके से आपने दर्शकों को। एक दीपक बोरा साहब आप समझाइए, आप बताइए लोगों को, ये तो हम दिखा रहे हैं। खैर, युद्ध रुकने के दो ही रास्ते हो सकते हैं, या तो जिस वजह से लड़ाई लड़ी गई है तो जो लड़ने वाला है अगर उसके हित सध जाएं, दूसरा तरीका कि कुछ बीच बचाव करने वाले लोग बीच में आ जाए, जैसा कि गलियों मोहल्लों सड़कों पर भी होता है कि कोई बीच बचाव कर दे। तो उस लिहाज से देखा जाए तो एक यूनाइटेड नेशन संस्था है, लेकिन उसकी कोई भी किसी भी तरह की आपको भूमिका नजर आ रही है क्या? सर वो तो हम हमेशा कहते हैं पावरलेस, पॉइंटलेस और यूजलेस है ना सर। वो तो सो जाता है, उसका जो सेक्रेटरी जनरल है उठ के कहता है आज दुनिया में कहाँ जंग हो रहा है, फिर एक स्टेटमेंट देता है जी मुझे बहुत चिंता है, फिर सो जाता है। इट्स यूजलेस, कोई उसकी परवाह नहीं करता। डोनाल्ड ट्रंप कहाँ परवाह करता है संयुक्त राष्ट्र, उसने तो अपना गाजा पीस बोर्ड बना दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ गया छोले खाने के लिए। मेरा अपना मानना है सर, जंग रुकती है या तो एक साइड हार जाती है, तब वो कहते हैं कि भाई आपने हथियार टेक दिया, अब लड़ने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा रुकती है जब दोनों के लीडर्स हैं कहते हैं भाई अब बस करो, बहुत हो चुका है। और कोई तीसरा रास्ता नहीं है जो मैंने देखा है। सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जितने जंग हुए हैं, या सोवियत संघ निकल गया था जब वो हार गए थे अफगानिस्तान के अंदर, वियतनाम में अमेरिकन हार गए थे, अफगानिस्तान में अमेरिकन हार गए थे, तंग आ गए थे, बोले हम यहां से बाहर निकले। तो यही दो कारण होते हैं जब जंग रुकता है। मेरा मानना है ये जंग रुकेगा, ईरान कॉम्प्रिहेंसिवली हार जाएगा। अच्छा, रोबिन सचदेव जी, रूस या चीन की किसी भी तरह की कोई भी भूमिका हो सकती है? नहीं, वर्चुअली नहीं, कुछ तो भूमिका है, होगी डेफिनेटली। यस, रशिया कुछ चीजें सप्लाई कर रहा होगा, पीछे से करेगा, कंपोनेंट्स इत्यादि, म्यूनिशंस के जो भी कुछ हो। रशिया खैर अपनी जंग में खुद फंसा है, बट स्टिल कुछ कर सकता है, इंटेलिजेंस दे सकता है। यस, सिमिलरली चाइना भी पीछे से कुछ चीजें देगा, बट ज्यादा नहीं देगा, इंटेलिजेंस हाँ शेयर कर सकता है। चाइना आप देखिए बड़ा केयरफुल रहता है। इवन रशिया के केस में भी अभी तक ये प्रूव नहीं हो पाया या कंफर्म नहीं कि चाइना उसको कंप्लीट एमुनेशंस दे रहा है। बार बार रिपोर्ट्स जो आती है वो आती है चाइना मदद कर रहा है रशिया की, पर जब आप डीपर जाते हैं तो पता चलता है हाँ वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दे रहा है, कुछ और चीजें दे रहा है, मटेरियल्स दे रहा है, बट ये नहीं है कि पूरे पूरे के पूरे वेपन सिस्टम्स दे रहा है। हालांकि यहाँ ईरान के केस में देवर रिपोर्ट्स कि पिछले कुछ महीने से कुछ एयर डिफेंस सिस्टम्स चाइना के इन्होंने खरीदे थे। ठीक है, थोड़ी समय की बाध्यता है सर, माफी के साथ बीच में रोक रहा हूं। और एक बहुत छोटा सा आखिरी कमेंट रूपा मेहता जी आपसे चाहूंगा, क्योंकि जिस विषय को लेकर हमने आज ये बातचीत की है, शेयर बाजार के संदर्भ में खासतौर पर मेरा सवाल आपसे है कि जो लोग वहां पर पैसा लगाते हैं अभी वो क्या करें, छोटा सा जवाब दीजिएगा। देखिए अभी फिलहाल रुकना चाहिए क्योंकि बहुत वोलेटिलिटी है, और सेफ हेवन अगर कहीं जाना है तो डेफिनेटली डिप पे गोल्ड में बाइंग करना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।